मॉर्निंग बेटा। और कैसे हो बेटा? लास्ट में टॉपिक छोड़ा था हमने इंटीग्रेटेड रेट लाइन इक्वेशन। हम जीरो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर की ड्राइव कर चुके हैं और अब ने एक फॉर्मूला ड्राइव करना है हाफ लाइफ पीरियड का डायरेक्ट किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी उसका ऑर्डर चाहे कुछ भी हो। तो लास्ट में यही बताया था कि हाफ लाइफ पीरियड व्हाट इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी रिएक्शन। क्या बता रही मैं? जनरल एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी रिएक्शन। ठीक है, तो क्या आएगा? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर 1 माइनस एन, राइट? या फिर आप इनवर्स लिखो तो n-1 हो जाएगा। मतलब ये लिख सकते हो कि हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नोट। ये क्या आ जाएगा? n-1, राइट? आपकी मर्जी से कैसे भी याद रखिए बेटे। ये आ गया जनरल एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी रिएक्शन। कई बार तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि व्हाट विल बी द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन व्हिच ऑर्डर इज n। यहाँ पे n क्या है? हियर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो ये जनरल एक्सप्रेशन हमने जो 3 रिजल्ट निकाले यहीं से ड्राइव किया है। ये अपना एक्सप्रेशन बेटा इन रिजल्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने कल बार बार बोला था आप हाफ लाइफ पीरियड सबका डायरेक्टली याद रखा करो। देखो अगर हम n की वैल्यू पुट करें बेटा 0, n0 पुट कर दें, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या आ जाएगा? हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये होता है कि 2 कांस्टेंट के कांस्टेंट, हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। मींस जितना इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी हाफ लाइफ पीरियड उतना ही क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज। अगर 2 मोल को 1 मोल होने में 1 आवर लग रहा है तो 4 मोल को 2 होने में 2 आवर्स लगेंगे। ठीक है, जितने इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना ही हाफ लाइफ पीरियड भी बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरा मान लीजिए अपने पास किसी रिएक्शन का ऑर्डर है 1, तो बेटा अगर रिएक्शन का ऑर्डर 1 है तो 1 पुट करो, 1 - 1 0, मीन्स हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गया? इंडिपेंडेंट टू इनिशियल कंसंट्रेशन। कि हाफ लाइफ पीरियड में आपका इनिशियल कंसंट्रेशन भी डिपेंड नहीं कर रहा। ग्राफ ले हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, ऐसा ग्राफ आ गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक देखा है कि रिएक्शन ना, इस सारी बात याद रखना कि हम उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन बार बार अलग अलग लेते गए पर हाफ लाइफ पीरियड हर बार सेम आता रहा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे बेटे यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो 2, तो 2 पुट करेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट की पावर -1, मींस हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये प्रूव कर रहे हैं। तो आप ये याद रखना कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस फॉर्मूला अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो अगर अपने को किसी रिएक्शन में 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस के लिए क्या दिए हो? हाफ लाइफ पीरियड। ये कह रहे हैं कि रिएक्शन में जब इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी तब हाफ लाइफ पीरियड ये था। उसी रिएक्शन में, सेम रिएक्शन में हमने इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज कर दिए तो हाफ लाइफ पीरियड चेंज होके ये हो गया। बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? आपने को 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस पे हाफ लाइफ पीरियड दे दिए और कहता है ऑर्डर बताओ। बेटा हमें ये पता है हाफ लाइफ पीरियड फॉर एनी रिएक्शन फॉलो दिस। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो ना कि हाफ लाइफ पीरियड एट एनी कंसंट्रेशन 1 over the half life period at any another concentration 2 is equal to a naught, ये 1 है तो ऊपर 2 कर दो, a naught 2 upon a naught 1 की पावर n-1। बोलो ये कर सकते हो कि नहीं? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इनवर्सली होता है तो पावर n-1। अगर मैं करती a naught 1/2 करती, आपका मैथ अच्छा स्ट्रॉन्ग है, पता है आपको सारी बातें, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं 1/2 करती तो पावर भी मैं यहाँ पे 1 - n कर देती। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप इसको बेटा अप्लाई कर सके और क्या निकाल सकते हो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हमें 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस पे हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है तो आप क्या निकाल सकते हो? n, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे दे दिया कि इन रिएक्शन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज 50 मोलर, half life period of the reaction is 10 minute। half life period 10 मिनट था, but when initial concentration या 20 लिख दो, ठीक है 20 मिनट था, but when the initial concentration becomes 100 मोलर, ये क्या दे दिया अपने को? इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्या दे दिया अपने को? इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है,
देन हाफ लाइफ पीरियड बिकम्स 10 मिनट. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? पहली बात तो आपको देखो कंसंट्रेशन चेंज की, हाफ लाइफ पीरियड भी चेंज हुआ, तो एक तो आपको देखते ये तो पता चल गया कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर तो है नहीं. इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी, हाफ लाइफ पीरियड ये, इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी, हाफ लाइफ पीरियड ये. तो इसको देखते पता चला कि इनिशियल कंसंट्रेशन के चेंज करने से हाफ लाइफ पीरियड चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब एक सीधा सीधी बात है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं है बेटा ये. अगर ये कहता ना कि कंसंट्रेशन ये ली तब भी हाफ लाइफ पीरियड 20 मिनट, कंसंट्रेशन कुछ और ली तो भी हाफ लाइफ पीरियड 20 मिनट, तो आप देखते बोल देते रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर. मतलब फर्स्ट ऑर्डर का तो आपको डाटा देखते ही पता चल जाएगा. अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, पुट इन दिस. तो देखो हाफ लाइफ पीरियड क्या है बेटा, स्टार्टिंग में कितना हाफ लाइफ पीरियड 20 मिनट. जब 20 मिनट उस टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 50 पावर n-1 है, ठीक है. तो ये 50 इनिशियल कंसंट्रेशन जब 100 हो गई तब हाफ लाइफ पीरियड कितना हो गया बेटा 10. क्लियर? कितना आ गया 10, कितना आ गया ऊपर रिजल्ट लिखते हैं, कितना आ गया बेटा ये 2 और 2 की पावर n-1. अब बताओ हम n की वैल्यू क्या रखें कि रिजल्ट पर 2 आ जाए. अगर बेटा आप n लिखोगे 0 तो ये तो 1/2 हो जाएगा, n लिखोगे 1 तो 1 - 1 0 तो ये तो 1 हो जाएगा. अगर हम n = 2 पुट कर दे तो अपना रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाएगा. ये 2 के बराबर हो जाएगा 2 - 1 तो पावर 1 है ना. तो इसलिए आपको पता चल गया है ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है यहाँ पे 2. क्लियर? ऐसे एक एग्जांपल में और लिखते हूँ बेटा, इससे रिलेटेड ना न्यूमेरिकल है कि फॉर द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर प्रोसीड्स विद द कांस्टेंट हाफ लाइफ पीरियड. आपको याद है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कि केन शुगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है और डेक्स्ट्रो से कैसे बन जाता है लियो रोटेटरी, वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है. ठीक है, ये कह रहा है फॉर द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर proceed with constant of half life period of 500 minute at pH value 5. वो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बेटा रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड है, तो वो एसिड वहाँ पे जो कैटलिस्ट है ना उसके लिए बता दिया कि कंसंट्रेशन H पॉजिटिव क्या ले रखी है 10 की पावर -5, pH 5 है. अब ध्यान से दोबारा सुनो, फॉर द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर proceed with constant half life period at this pH for any concentration of sugar, for any concentration of sugar. यह कह रहा है कि जब pH वैल्यू 5 है ना उस टाइम आप चाहे शुगर की कंसेंट्रेशन कुछ भी लीजिए हाफ लाइफ पीरियड ये रहेगा. इसका मतलब क्या समझे आप, फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर हाफ लाइफ पीरियड इज कांस्टेंट. आप कंसंट्रेशन कुछ भी लीजिए हाफ लाइफ पीरियड चेंज नहीं होगा. तो शुगर के रिस्पेक्ट में बेटा ये बताओ ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा कि नहीं, बताइए. विद रिस्पेक्ट टू शुगर बोले फर्स्ट ऑर्डर होगा कि नहीं, कि जब आपकी pH 5 है उस टाइम आप शुगर कंसंट्रेशन कुछ भी लो हाफ लाइफ पीरियड चेंज नहीं होगा. हाफ लाइफ पीरियड कितना रहेगा 500 मिनट. ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जिस टाइम pH 5 है मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड 10 की पावर -5 मोल पर लीटर है उस टाइम हाफ लाइफ पीरियड कितना रहेगा 500 मिनट फॉर द एनी कंसंट्रेशन शुगर. आगे क्या कहता है, हाउ एवर व्हेन द pH चेंजेस टू 6, कि अगर हम pH चेंज कर दे 6, pH 5 से क्या कर दे बेटा pH 6 मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी कर दे 10 टू द पावर -6 मोलर. तो कहता है कि दिस हाफ लाइफ पीरियड चेंजेस टू 50 मिनट. तो कंसंट्रेशन शुगर की चेंज करने से हाफ लाइफ पीरियड चेंज नहीं हुआ, कंसंट्रेशन कैटलिस्ट की बदली आपने pH 5 से 6 किया है उस टाइम हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा बेटा 50 मिनट. तो आप ये कहता है कि आप ना इस इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के लिए क्या लिखिए रेटला एक्सप्रेशन. आप इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के लिए क्या लिखो रेटला एक्सप्रेशन लिखिए. सुनो बात, आप डिस्टर्ब सुनो बेटा, कंसंट्रेशन शुगर की चेंज की पर हाफ लाइफ पीरियड चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि विद रिस्पेक्ट टू शुगर तो भाई साहब ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड चेंज नहीं हुआ कंसंट्रेशन चेंज करने से. अब विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव है कि नहीं पता चल रहा हमें, इसके रिस्पेक्ट में निकालें
देखो जब कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की 10⁻⁻5 है तब हाफ लाइफ पीरियड 500 है, तब कंसंट्रेशन H पॉजिटिव 10⁻6 हुई तो हाफ लाइफ पीरियड 50 हो गया। अब आप याद करो फॉर्मूला क्या था, बोलो जी फॉर्मूला क्या था, क्या था, हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए रिएक्शन। अगर बेटा आप डायरेक्टली कहो तो A नॉट की पावर 1 - n और इनवर्सली कहो तो A नॉट की पावर n-1। तो हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट अपॉन हाफ लाइफ पीरियड सेकेंड, और बेटा ये हो गया A नॉट सेकेंड और A नॉट फर्स्ट की पावर क्या होगी n-1। मैंने इनवर्सली लिखा है, रख दो वैल्यू। हाफ लाइफ पीरियड कितने बेटा, स्टार्टिंग में 500, फिर हाफ लाइफ पीरियड कितना हो गया भाई साहब 50। 500 था तब कंसंट्रेशन H पॉजिटिव यानी कि 10⁻⁻5, और जब ये हुआ तब कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की 10⁻⁻6, और बेटा पूरे की पावर क्या है n-1। क्लियर। अब बताओ क्या आ गया अपने पास 50, ये कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 10 की पावर -5 से -5 तो कट जाएगा -1 अपॉन n-1। क्लियर। अब बताइए n की वैल्यू क्या रखी है, 10 आ जाए। अगर n की वैल्यू आप रखोगे 0, अगर n की वैल्यू रखोगे 0 तो -1 क्या हो जाएगा +1, -1 क्या हो जाएगा +1। तो बेटा n इज इक्वल टू 0 पुट करके अपना रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाएगा ना। तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव अपनी रिएक्शन कैसी थी, 0 ऑर्डर। ठीक, और उसने कहा था आप शुगर की कोई भी कंसंट्रेशन लीजिए आपका हाफ लाइफ पीरियड चेंज नहीं होगा, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू शुगर अपना ऑर्डर था 1। तो R इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर की पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव की पावर क्या होगी बेटा 0। ठीक है, मींस यू कैन सिंपली राइट R इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। ठीक, अगर आपने को दो इनिशियल कंसंट्रेशंस पे हाफ लाइफ पीरियड दिए हुए हो तो आप ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, आप करना। ओके, अच्छा जी, और सुनो बात बेटा, दो स्पेशल टाइप की रिएक्शन है, फिर अपना ना थोड़ा सा ऑर्डर वाला काम खत्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। स्टार्टिंग याद है यूनिट की कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी, वो पढ़ेंगे टॉपिक। अभी थोड़ा सा टॉपिक एक और है कि व्हाट यू मीन बाय द कॉन्जुगेटिव रिएक्शन। कॉन्जुगेटिव रिएक्शन क्या होती है, कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस को सीक्वेंशियल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन। कॉन्जुगेटिव या सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होती है बेटा, वो रिएक्शंस, द रिएक्शंस व्हिच आर प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन रिएक्शन इंटरमीडिएट। एक तो मैं बोली रिएक्शन एलिमेंट्री एक स्टेप में हो गई तो डायरेक्ट ए से सी बन गया, और एक मैं ये बोलूँ सीक्वेंशियल रिएक्शन है, ये कॉन्जुगेटिव रिएक्शन है, तो इट मीन्स दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे मैकेनिज्म पढ़ते टाइम आपने ग्रेट लॉ लिखते टाइम यूज भी किया था कि ए से मान लो बी बना फिर बी से सी बना, मतलब रिएक्शन ऐसे है कि ए से पहले बी बना फिर बी से सी बना। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव सीक्वेंशियल रिएक्शन। क्लियर। अगर बेटा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस और फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो हम इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ग्राफ लेना उस रिएक्शन का तो बेटा यहाँ पे देखो, ये ले ली मैंने, इधर ले लिया टाइम और इधर ले ली मैंने कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन द टाइम है, तो ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज। ए का सी में चेंज होना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो टाइम के साथ ऐसे ग्राफ आएगा एक्सपोनेंशियल डिके। और विद रिस्पेक्ट टू सी अगर ग्राफ लोगे तो बेटा सी की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, टाइम के साथ इंक्रीज। ठीक, सी की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती जा रही है, इंक्रीज। क्लियर, बढ़ती जा रही है, सी बनता जा रहा है। तो ये तो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीजमेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीजमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। और बीचों बीच बेटा आपको इस तरह ग्राफ मिलेगा कि नहीं, कोई पूछ रहे बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, कि बी की कंसंट्रेशन पहले बढ़ती जाएगी, ए से बी बनेगा, बी से सी बनेगा, तो पहले टाइम के साथ बी कंसंट्रेशन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। ये वो टाइम है जहाँ पे बी कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम।
कई बार तो बेटे टाइम पूछ लेते हैं, फाइंड द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम। अपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, T इज इक्वल टू आएगा 2.303 ओवर K2 माइनस K1 log ऑफ K2 बाई K1, ठीक है, ये आएगा, ये आएगा। ये वो टाइम है जहां पे बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम। K1 और K2 क्या है मैं अभी बताती हूँ आपको, ठीक है। ये वो टाइम है जहाँ पे बी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। फिर देखो धीरे धीरे क्या होगा, बी खत्म होने लग जाएगा तो बी डिके होने लगेगा, लास्ट में बी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। अब अगर आपका ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस डी ए बाई डी टी। मान लो इसका रेट कॉन्स्टेंट K1 है, इसका मान लीजिए K2 है, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, K1A, राइट। ऐसे बेटा आपको बताना है बी का, तो इस रिएक्शन से लिखो, इस वाले से देखो बी आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो बेटा क्या होगा, डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू K1A। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर इंक्रीजमेंट इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू बी। अब बेटा इसके टर्म में लिखना चाहो, इसके टर्म में, तो यहाँ पे बी डी के होने लग रहा है, ध्यान से देखना, तो क्या आ जाएगा, माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्लियर, इससे लेके चलो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ दिस रिएक्शन, रेट लाइक इक्वेशन। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है, पावर 1, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये पावर यहाँ पे 1। अगर बेटे यहाँ पे दोनों से हम डी बी बाई डी टी लेना चाहे ना, तो इसको ओवरऑल क्या लिख देते हैं कि डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, K1A माइनस K2, ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं। इनकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना है। इस तरह के रिएक्शंस को बोलते हैं कॉन्जुगेटिव रिएक्शन, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट टाइप, पैरेलल रिएक्शन या फिर कॉम्पिटिटिव रिएक्शन या फिर साइड रिएक्शन या फिर उसे बोलते हैं कॉन्क्यूरेंट रिएक्शन। What are concurrent reaction? What are parallel reaction? What are competitive reaction? What are side reaction? इन तीनों का मतलब एक ही है, और जब ये तीनों रिएक्शन होते हैं तो उस टाइम एक साइड रिएक्शन हो सकती है, वो बताएंगे। ऐसी रिएक्शन बेटा, कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट किसी पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्ट करके किसी के साथ और क्या दे, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट B एंड C। फ्रॉम द वन रिएक्टेंट यू गेट द 2 डिफरेंट प्रोडक्ट। मान लीजिए ये रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, और ओवरऑल भी ये रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। हम इस रिएक्शन को पहली बात पैरेलल रिएक्शन की, आप एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे क्लोरोबेंजीन, ये ले मैंने क्लोरोबेंजीन, और मैं पे पहुंच गई हूँ। आपने जीओसी का पेपर भी दिया है ना, तो याद भी होगा, थोड़ी सी याद होगी। हम इसमें डाल दें कंसंट्रेटेड बेटा नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर, HNO3 और H2SO4 मिक्सचर डाल दें। मैं क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करवा रही हूँ। नाइट्रेशन याद है, नाइट्रो ग्रुप जनरेट होगा, NO2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल याद आ जाएगा इतना तो। HNO3 H2SO4 डालने से इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2 पॉजिटिव, और वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, बेंजीन रिंग पे। और बेंजीन रिंग में कहाँ पे अटैक करेगा, ये ग्रुप होता है बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो मैंने रिएक्टेंट A लिया क्लोरोबेंजीन, और इसके साथ रिएक्ट करने में बेटा क्या बना, एक तो बना पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, थोड़ा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और एक बना बेटा ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब बताओ 2 रिएक्शन हो गए ना, एक तो बना B और एक बना C। आई बात समझ में? इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन, कॉम्पिटिटिव रिएक्शन। अब यहाँ पे बेटा जो प्रोडक्ट ज्यादा बने, यहाँ पर जैसे पैरा पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है तो ये ज्यादा बनता है, तो जो ज्यादा बने उसे तो बोलोगे मेन रिएक्शन, और बेटा जो कम बने उसे बोलते हैं साइड रिएक्शन। लाइक पैरेलल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट से एक साथ 2 प्रोडक्ट बनते हैं, उनमें जो ज्यादा बने वो मेन रिएक्शन, और जहाँ पे प्रोडक्ट कम बने वो साइड रिएक्शन। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे एक मेन बात, अगर इसके न्यूमेरिकल्स दिया जाए तो कैसे मिलेंगे आपको, ऐसे देखो। विद रिस्पेक्ट टू दिस यू कैन राइट माइनस DA बाई DT या इज इक्वल टू DB बाई DT, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ B।
इज इक्वल टू बोलो K1A लिख दे, बोलो। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन, ये कुछ नहीं लिखा मैंने, R इज इक्वल टू KA लिखा है। रेट को आप माइनस DA बाई dt लिख सकते हो, dB बाई dt लिख सकते हो, ठीक है बेटा। इसके लिए लिखना चाहो दूसरे वाले के लिए, इसके लिए तो माइनस DA बाई dt और इज इक्वल टू DC बाई dt और इज इक्वल टू बोलो बेटा K2 इंटू A लिख दोगे, बताओ। अब बेटा यहाँ पे एज तो ये भी हो यार, एज तो ये भी है, तो इसमें बोलते हैं ओवरऑल रेट कांस्टेंट। ध्यान सुनना, क्या लेते हैं, ओवरऑल रेट कांस्टेंट, ओवरऑल रेट कांस्टेंट। तो बेटा ओवरऑल रेट कांस्टेंट का क्या लिखोगे आप, माइनस DA बाई dt इज इक्वल टू K1A प्लस में K2A। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गई कि A डिके हो रहा है तो B भी बन रहा है और A के डिके होने से C भी बन रहा है, तो A के डिके होने वाला रेट ये भी बताएगा, A के डिके होने वाला ये भी रेट बताएगा। तो A का जो ओवरऑल रेट है वो K1 और K2 दोनों पे डिसाइड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे रिएक्शंस में क्या लिख देते हैं कि जी K1 माइनस DA बाई dt इज इक्वल टू K1 प्लस K2A। ये आ गया बेटा, K1 प्लस A कॉमन ले लिया। इस K1 प्लस K2 को बोलते हैं ओवरऑल रेट कांस्टेंट, या क्या बोलते हैं बेटा इसे, एवरेज रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, ओवरऑल या एवरेज रेट कांस्टेंट। आई बात समझ में। अब आपको बताना यहाँ पे देखो ध्यान से, जब पैरेलल रिएक्शन में आपको K1 K2 दे रखे हो, ध्यान रखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जो फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला था वो लग जाएगा। K1 निकालना है तो 2.303 ओवर T log ऑफ A नोट बाई ये निकालो तो भी ये लग जाएगा। अगर आपको एवरेज बताना है तो क्या बताओगे, K1 प्लस K2। आपको ये बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ B कितना बनेगा, व्हाट विल, ए से तो बी बन रहा है, ए से सी बन रहा है। तो अब ये मेन बात क्या मेन बात कि देखो K1 इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा अपना K एवरेज, मतलब K1 प्लस K2 इंटू परसेंट, ये फ्रैक्शन यील्ड ऑफ बी, फ्रैक्शन यील्ड ऑफ बी। पता है क्या लिखा मैंने, देखो टोटल में काटा तो ये टोटल क्या रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2, बी कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा, K1। तो K1 प्लस K2 में से कौन डिसाइड कर रहा है अपना बी की अमाउंट, K1। तो अगर आपको K1 की वैल्यू बतानी है तो क्या कर दो, K1 प्लस K2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, फ्रैक्शन यील्ड ऑफ बी से, इसके न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। अच्छा ऐसे K2 बताना हो तो K2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, K1 प्लस K2 इंटू फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ C, ठीक। ऐसा मैं एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ। बेटा देखो आपने पैरेलल रिएक्शन वो होती है जिसमें एक रिएक्टेंट से क्या बन जाए, एक साथ दो प्रोडक्ट। ये रिएक्शन इधर B बना रहा है तो रेट कांस्टेंट K1 है, A से C बन रहा है तो रेट कांस्टेंट K2 है। तो अगर आप लोग K1 बताना है, K1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट ला एक्सप्रेशन लिख दें कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B बाय टाइम टेकन, रेट ऑफ रिएक्शन dB बाय dt इज इक्वल टू K1 है, या तो तुम्हें माइनस DA बाय dt इज इक्वल टू K1 है, ये ले तो dB बाई dt माइनस DA बाई dt इज इक्वल टू dB बाई dt, इसके लिए लेते DC बाई dt इज इक्वल टू K2 है। तो बेटा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ B, फॉर्मेशन ऑफ B के लिए रेट कांस्टेंट है K1, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ C रेट कांस्टेंट है K2, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ C के लिए K2, फॉर्मेशन B के लिए K1। और आपसे पूछे व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, ध्यान सुना, फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ A के डिकम्पोजिशन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, A के, तो A से जब डिकम्पोज हो तो B बना C बना, तो इसके डिकम्पोजिशन के लिए फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ A के लिए बेटा रेट कांस्टेंट दोनों है, K1 भी K2 भी। तो डिकम्पोजिशन ऑफ A के लिए रेट कांस्टेंट कौन कौन से हैं, मींस माइनस DA बाई dt लिखना है आपको, फिर तो दोनों लिखो K1 प्लस K2 दोनों है, ठीक है। रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ A ही होगा। अब न्यूमेरिकल देखो, एक कंपाउंड अंडरगो डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट इज 1.52। ये कहता है ए कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है और इस ए कंपाउंड के डिकम्पोजिशन में रेट कांस्टेंट ही है। तो आप ये बताओ कि ए के डिकम्पोजिशन के लिए ये रेट कांस्टेंट है, तो आपको K1 दिया है K2 दिया ए के डिकम्पोजिशन के लिए, तो बेटा आपको दिया उसने K1 प्लस K2, जिसे बोलते हैं हम एवरेज
रेट कांस्टेंट वो दे दिया इसने, कितना है 1.52 10 की पावर -4। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए रेट कांस्टेंट क्या है सेकंड इनवर्स। ठीक है, डीकंपोजिशन ए के लिए रेट कांस्टेंट है ये। अब आगे सुनो, ये कहता है कि ये पैरेलल पाथ रिएक्शन है और आप बताओ कि बी भी बन रहा है और सी बन रहा है, बी और सी दोनों बन रहे हैं और बी कॉन्स्टिट्यूट 11.2%। बी कितनी अमाउंट है 11.2%। बेटा बी की अमाउंट 11.2% है तो रेट कांस्टेंट बताओ आप बी की फॉर्मेशन के लिए भी सी की फॉर्मेशन के लिए भी। अब यहाँ पे आ जाओ कि आपको बी की फॉर्मेशन के रेट कांस्टेंट बताना है, मींस K1 बताना है, तो K1 इज इक्वल टू क्या होगा K एवरेज फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ बी। फ्रैक्शनल यील्ड इसने दी परसेंटेज 11.2, तो 100 में से 11.2 तो 1 में से कितना हुआ बेटा 0.112 और K1 प्लस K2 की वैल्यू ये दे रखी। इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स तो K1 की यूनिट भी क्या है सेकंड इनवर्स, तो ये रिएक्शन भी कैसी है फर्स्ट ऑर्डर। भाई बेटा ये सेकंड इनवर्स तो अपने K1 सेकंड इनवर्स में आएगा। ऐसे कहता है कि आप इसके सी की फॉर्मेशन के लिए बताओ रेट कांस्टेंट, सी की फॉर्मेशन के लिए भी। ये क्वेश्चन आपको ना असाइनमेंट में मिल जाएगा, ठीक है, सर पीडीएफ देंगे उसमें मिल जाएगा। तो सी के लिए बताओ तो K2 फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ सी, तो बी अगर 0.112 था 11.2 था तो सी कितना हुआ 88.8, तो फ्रैक्शनल यील्ड सी कितनी होगी 0.88। K1 प्लस K2 क्या होगा ये आपको जो दिया था। मेन बात आपको ध्यान देनी है कि बी की फॉर्मेशन के लिए रेट कांस्टेंट K1, सी की फॉर्मेशन के लिए रेट कांस्टेंट K2 और कह रहे रेट कांस्टेंट ए की डीकंपोजिशन के लिए तो K1 प्लस K2। ओके।